नमस्कार। मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे आप लोग। और आज बड़ी खुशी मिल रही है अनाउंसमेंट करते हुए। बहुत दिनों से बच्चों लोगों का कॉल मैसेज भी आ रहा था कि सर साइंस की सीरीज भी शुरू किया जाए। जैसा कि हमारा एडवांस मैथ का सीरीज चल रहा है, आने वाले एग्ज़ाम को ख्याल करते हुए रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब का ख्याल करते हुए मैंने एडवांस मैथ का एक सीरीज लॉन्च किया है जो हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है इसी चैनल पे। और आज से हमारा साइंस का सीरीज शुरू होने जा रहा है जो कंप्लीट प्रीवियस ईयर होगा। साथ में कुछ नए क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए लुसेंट बुक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, स्पीडी का बुक या घटना चक्र का इस्तेमाल करते हैं तो आज से न पढ़े, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किया गया है। साथ में इस बार जो ग्रुप डी में पूछा गया या आपका बीपीएससी या यूपीएससी में साइंस से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आए हैं, और मैंने सारे क्वेश्चन लिए जो आपके लेवल का है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड। बस आप रोज डेली डोज की तरह इसे सुना करो, रिवीजन किया करो। नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप बार बार वीडियो देखो, रिवीजन करो, यही काफ़ी है। यह वीडियो बनाने का मकसद ही आपका कम समय में पूरा रिवीजन कराना। जो लोग पहली बार जीके का वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा आप एक बार लुसेंट की बुक पढ़ लो, फिर इस वीडियो को देखो, काफ़ी समझ में आएगा। ऐसे भी अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। बट मेरा मेन उद्देश्य है उन लोगों के लिए जो लोग पहले से लुसेंट या कहीं से भी साइंस की टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनके रिवीजन के लिए है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हर रोज़ आपका 100 वन लाइनर मिलेगा, जैसा आप देख ही रहे हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैकेनिक्स मैंने लिया है तो मैकेनिक्स आज 100 क्वेश्चन, कल 100 क्वेश्चन, ऐसे ही जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता आपका सीरीज चलेगा। पहले फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, फिर देखते हैं अगर टाइम बचता है तो फिर कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यांत्रिकी का मेरा मैकेनिक्स का जैसे ही आप चैप्टर शुरू करते हो या लुसेंट या कहीं से आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले मेजरमेंट की बात की जाती है, मात्रा की बात की जाती है। तो अब एक बार मात्रा हम लोग देख लेते हैं किसका क्या है। एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, बनने ही बनने, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल, भार और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, संवेग और आवेग न्यूटन सेकेंड, संवेग और आवेग आगे हम सबकी चर्चा करेंगे। संवेग क्या है, आवेग क्या, बस आप देखते चलो। प्रकाश वर्ष और पारसेक दूरी। एक मिनट स्टूडेंट, आपका आंख पे असर न पड़े, मैं इसे चलिए, अब आपके आंख पे रिफ्लेक्शन कम पड़ेगा स्लाइड का। संवेग और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, प्रकाश वर्ष और पारसेक का मात्रक है दूरी। हम सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अभी हम बस आपको मात्रक बता रहे हैं। सारा जैसे जैसे आते चलेगा वो लाइनर ग्रुप में सबका डिस्कशन हम कर दिया करेंगे। फिलहाल आप देखते चलो। जड़त्व का मात्रक द्रव्यमान, उच्च वेग मैक संख्या, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का आवेश, ज्योति फ्लक्स का लुमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। इस दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आप याद कर लो। ज्योति फ्लक्स का लुमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, आप ऐसे याद कर लो। JFL एक याद करो, दूसरा क्लियर हो जाएगा। JFL याद कर लो, ज्योति फ्लक्स लुमेन, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा वो कैंडेला हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर, शक्ति केवल, शक्ति की बात की जाए, सामर्थ्य की बात की जाए तो उसका क्षमता वाट, विभवांतर का वोल्ट, उष्मा या खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं,
त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चंद्रमा या अधिवर्ष समय, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, यंग प्रत्यास्थता न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी। ये हमारा था यूनिट्स, कुछ और भी छूट गया छोटे मोटे, बट मेन यूनिट आपका यही था, आप उसे याद कर लो अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, या इससे फिर बीमीय सूत्र निकालने को बोला जाता है, आप उसी के माध्यम से निकाल सकते हो। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला लाइन है मेरा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है। अब एक हमारा एक टर्म आता है सदिश राशि और अदिश राशि। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं जब इन्हें दे दिया जाता है, विभिन्न क्वांटिटी का पूछा जाता है, डिफरेंस करो कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। आइए, वैसी राशियां जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब है कि वैसी राशियां जिसमें दिशा की भी चर्चा हो परिमाण के साथ साथ, उसको सदिश राशि बोलते हैं। देखो नाम में ही छुपा, आप ध्यान से देखोगे, सदिश दिशा के साथ, अदिश नेगेटिव वर्ड होता है जिसमें दिशा न हो। ठीक है। अब आप देखो, आवेग में क्या होता है? दिशा होता है। संवेग में क्या होता है? दिशा होता है। भार में क्या होता है? दिशा होता है। विस्थापन में क्या होता है? देखो विस्थापन और दूरी में बचते अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। जैसे देखो, अगर हमें यह हो गया, अगर मान लेते हैं 3, यह मेरा हो गया 4, तो ऑब्वियसली बात है यह 5 होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, अगर वो ऐसे जाता है और यहाँ पे पहुंचता है, मान लिया ये पॉइंट ए हो गया, मेरा पॉइंट बी हो गया, तो हम उसको बोलेंगे ये कितना दूरी चला, तो आप बोलोगे 4 और 3 7 चला। लेकिन बोलेंगे उसका विस्थापन क्या हुआ, तो आप बोलना विस्थापन इसका 5। विस्थापन और दूरी में अंतर यही है फ्रेंड्स कि दूरी कुल दूरी होता है जितना वो चला, और विस्थापन होता है उन दो बिंदु जहां से वो चलना शुरू किया और जहां पे पहुंचा उसके बीच की न्यूनतम दूरी। अब किसी भी चीज का न्यूनतम दूरी ज्ञात करोगे तो कहीं ना कहीं दिशा को फॉलो करोगे, इसीलिए विस्थापन को बोला जाता है सदिश राशि। और दूरी की कोई दिशा नहीं होती, आप किसी भी दिशा में जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, वो आपका होता है अदिश राशि। आई होप क्लियर हो गया होगा दूरी और विस्थापन में। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक बात और याद कर लो आप लोग, बराबर क्वेश्चन पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो ये सब राशियां हो गई मेरा सदिश राशि, आप अच्छे से याद कर ले, बल त्वरण। अदिश राशियां क्या हो गया मेरा, सेम उसका उल्टा, वैसी राशियां जिसके सिर्फ परिमाण होते दिशा न हो, अदिश राशियां होती है। जैसे ऊर्जा हो गया, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, आयतन, ताप, दूरी। ये आप अच्छे से याद कर ले, एक क्वेश्चन इसमें श्योर ही आना है। चलिए, अब यह जो हम लोग पद्धति लिखते हैं, जैसे लंबाई का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकेंड, इसको बोलते हैं एसआई पद्धति। ठीक है। तो यह मात्रकों की जो एसआई पद्धति है कब लागू हुआ, 1971 में। ठीक है। पदार्थों के संवेग और आवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब देखो कैसे होता है, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू भी, द्रव्यमान इंटू आयतन। ठीक है। और क्या बोल रहा है, वेग, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। मास इंटू, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग की बात हो रही है ना, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, अब जैसे ही आप मास से मास काट देते हो, ठीक है, सॉरी ब्रेक के लिए। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे ही अगर हम देख रहे हैं संवेग क्या होता है, तो संवेग हमने अभी देखा कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, वेग, वेग क्या होता है, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी काट दोगे तो आपका बच जाएगा मास, द्रव्यमान। वही बोल रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान। कभी भी आप कोई चीज नया चीज पढ़ते हो, खास करके साइंस में, तो कोशिश करो उसको लॉजिक समझने का, हमेशा के लिए आपका ये अपना हो जाएगा। ऐसे आज याद करोगे कल भूल जाओगे आप। चलिए आगे चलते हैं।
यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा। किसी चलती हुई वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। कैसे हुआ था देखो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आप देखोगे तो हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, अब आप गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दो। v की जगह अगर आप 2v कर दोगे, उस 2v का आप स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 4v², जो कि इसका पूरा 4 गुना हो जाएगा। समझ गया क्यों 4 गुना होता है? चलिए, यदि एक लड़की झूले पर बैठी है और इस स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने से दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। दोलन मतलब वो जो झूला हिल रहा है, आवर्तकाल मतलब उसका टाइम स्पेन, वो कम हो जाएगा और झूला जो है जल्दी जल्दी झूलने लगेगा। कब? जब वो लड़की बैठने की स्थिति से खड़े होने की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। कोणीय वेग का मतलब हो गया आपका कोई वस्तु एक वृत्त के परिधि के अधीन अगर घूम रही है, जैसे मान लो ये गोला सा चक्कर लगा रहा है तो इसको बोलेंगे कोणीय वेग। वेग तो है बट कैसा है? कोणीय वेग है, सर्कुलर है। तो वही बोल रहा है आपको कि घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो उस मेज का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं। देखो होता क्या है, द्रव्यमान हो गया जिससे मिलकर हमारा बॉडी बना है, कोई भी सब्सटेंस मिलकर बना है, बट भार जो उसका डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी पे, गुरुत्वाकर्षण पे। तो जैसे आप चंद्रमा पे जाते हो तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या है? हमारे पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 कम है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी भार में कमी हो जाएगी। जैसे आप मान लो 60 kg के हो तो आप वहाँ पे 10 kg फील करोगे, लेकिन आपकी जो मात्रा है जिससे मिलकर आप बने उसे द्रव्यमान बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो कहीं भी आप जाते हो तो आपका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। चलिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल तथा जड़त्व का परिभाषा मिलता है। जब इसे गति में पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप यही देखो कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या मिलता है? तो बल का तथा जड़त्व का परिभाषा मिलता है। ठीक है, आगे हम सब चर्चा करने वाले हैं, बल क्या है, जड़त्व क्या है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य में जो आप ऊर्जा मिलती है, गर्मी और प्रकाश मिलती है, वो एक्चुअली में क्या होता है? हमें नाभिकीय संलयन से मिलता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन आपको पता होगा, सूर्य के अंदर इतनी उष्मा होती है कि हाइड्रोजन जो H2 होते हैं वो 2 पार्टों में टूट जाते हैं और वो फिर किसी दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर वो हीलियम बनाते हैं, और इस बनना ही 2 हाइड्रोजन का टूट कर फिर से बनना ही नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा विमोचित होती है जिससे हमें इतनी गर्मी और प्रकाश मिलता है और सूर्य को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। आप इसे वन लाइनर रूप में याद कर लो। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 2 घनत्व की बात किया जाए तो जिसकी घनत्व स्ट्रॉन्ग हुई उसको ऊपर रोक रखेगा। अगर इसकी मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी वस्तु डालते जो इससे घनत्व ज्यादा है तो कॉमन सेंस वाली बात है वो नीचे आ जाएगा। अगर इसके घनत्व ज्यादा है, इस चीज की कम है, तो उसको ऊपर ही रोक लेगा अपने सरफेस पे। वही चीज है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वाइसे वर्षा, वर्ड को समझने की कोशिश करो। वाइसे वर्षा का मतलब होता है जो कथन कहा गया है अभी जस्ट उसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। आप देख रहे हो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम है तो वहीं आयतन न्यूनतम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि घनत्व और आयतन में एक दूसरे से विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। इसका मतलब है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम है तो हम बोल सकते हैं कि पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा। ये एग्जामिनर बहुत सवाल को फंसाता है क्योंकि बच्चे अक्सर ये याद करके गए होते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है और वो आयतन के बारे में पूछता है और बच्चे आयतन बढ़ता है करके टिक लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जहन में सेट कर लो कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जबकि आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, जब हम हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो इस बात की जानने की कोशिश करेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल आप यही जानो।
पानी में तैरते आइसबर्ग, बर्फ का टुकड़ा, बड़ा बड़ा सिल्ला जो होता है बर्फ का, उसका 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। इसका कहने का मतलब है समुद्र में कोई बर्फ का टुकड़ा आप देख रहे हो तैरते हुए, या कहीं भी पानी में ही आप एक बर्फ का छोटा सा क्यूब डाल दो, तो आपको जो पोर्शन दिखता है वो उसका 1/10वां हिस्सा होता है, 9 हिस्सा पानी के अंदर होता है। इसी वजह से बड़े बड़े जहाजों का दुर्घटना हो जाता है जब ये आइसबर्ग की स्थिति में पाता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। कॉमन सेंस वाली बात है कि गहराई बढ़ने से दाब बढ़ेगा, इसलिए इस दाब को रेसिस्ट कर सके बांध, इसलिए उसकी दीवार मोटी बनाई जाती है। बर्फ पर स्केटिंग करना बताता है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। कॉमन सेंस वाली बात है, बर्फ पे तभी स्केटिंग कर सकते हो, फिसल सकते हो जब तक वह द्रव रूप में ना आ जाए। और बर्फ का नियम है कि दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घटता है, इसीलिए हम स्केटिंग कर पाते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। इसी कारण से बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं। यह एक ऐसा लाइन है जिसमें कॉज भी है और उसका रीजन भी बताया गया है, तो आप दोनों खुद ब खुद इसे याद कर सकते हो कि क्यों वह नीचे से ही पिघलता है और क्यों वह दबाने पर चिपक जाता है। ठीक है, चलिए। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाते हैं। आप ऊपर हवाई जहाज से जाते हो तो वहां वायुदाब कम हो जाते हैं, जिस वजह से फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाती है। ये बहुत ऑब्सोल्यूट क्वेश्चन हो चुका है, यह बहुत ही कम पूछता है, बट मैंने प्रीवियस ईयर में सारा लिया है, इस वजह से इसको लेना पड़ा। बट इस तरह क्वेश्चन अब आते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर जब तक इसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तभी तक तो ये बुलबुला बना हुआ है। जैसे ही इसका दाब कमेगा, इस दबाव में आकर ये बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। इसी वजह से साबुन के बुलबुला तभी तक बना जाता है उसको वायुमंडलीय दाब से अंदर का दाब अधिक हो। आप किसी भी चीज को सीधा मत याद करो, सोचने की कोशिश करो, वो आपका अपना हो जाएगा। वायुदाब मापी का रीडिंग अचानक गिरावट यह संकेत करता है कि मौसम तूफानी होने वाला है। ठीक है, अगर वायुदाब मापी में अचानक से पारा गिर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि मौसम तूफानी होने वाला है। इसका एक और कंडीशन होता है, अगर वह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि मौसम साफ होने वाला है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हमने क्या देखा, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो प्रथम नियम से हमें प्राप्त हुआ था बल का परिभाषा, जड़त्व का परिभाषा। यहाँ व्यंजक प्राप्त होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल को अगर फोर्स बोलते हैं, F बराबर हो जाएगा m में, इसे आप याद ही कर लो, मास इंटू एक्सेलेरेशन। जल में तैरना न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंध रखता है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा गति नियम आपको पता होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई पिंड जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। देखिए आगे हमारा जड़त्व, न्यूटन प्रथम गति नियम से हमें जड़त्व का परिभाषा मिलता है। जड़त्व क्या होता है, अब मोटा मोटी समझा कोशिश करो आप। तो जड़त्व वह गुण है किसी भी पदार्थ का, ब्रह्मांड में जितने हैं, वह अपनी जो स्थिति है वो उसी में बनाए रखना चाहता है और किसी भी चेंज का वो विरोध करता है। जैसे कोई अगर गतिमान वस्तु में तो चाहेगा सेम गति से चले, और कोई स्थिर है तो वो चाहेगा कि वो स्थिर अवस्था में रहे, उसी को बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम के कारण होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण प्रणाली पर काम करता है, इस पर चर्चा करेंगे आगे हम लोग। घोड़ा यदि एकाएक चलना शुरू कर दे तो यहाँ पे आप सही कर लेना, अवरोधी लिखा गया है, यह अश्वरोधी होगा जो घुड़सवारी करता है। अश्वरोही जो है वो गिरने की आशंका विश्राम जड़त्व के कारण होता है। ठीक है,
जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उड़ता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है जबकि मात्रा अपरिवर्तित रहता है। सेम चीज मैंने भी आपको बताया। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जी हो गया आपकी ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी जी की वजह से हम पृथ्वी पर भार महसूस करते हैं। वही बोल रहा है, जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों के पोल की तरफ जाते हो पृथ्वी के, तो वहां जी का मान बढ़ता है। इसका उल्टा अपोजिट याद कर लो, वाइस वर्सा, कि अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ जाए, अगर ये हमारा भूमध्य रेखा है तो यहाँ पता है ना आपको, नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल होते हैं, तो अगर हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वजन मेरा बढ़ेगा, और यहाँ भूमध्य रेखा पे आते हैं तो वजन मेरा घटेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पे किया गया कार्य होगा। आपको पता होनी चाहिए, कार्य होता है बल गुने विस्थापन, ठीक है। अगर आप बल तो लगा रहे हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है, कोई भी आप दूरी नहीं चल रही, पकड़े हुए हो, तो वहां पर कार्य आपका शून्य माना जाएगा। अगर कुली मान लो सारा दिन अपने सर पे सामान लिए हुए अगर एक ही जगह खड़ा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल शून्य होगा, क्योंकि कार्य का परिभाषा ये होता है बल गुने विस्थापन। अगर विस्थापन 0 है आपका तो कार्य भी हो गया आपका 0, ठीक है। यदि ताप 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो पानी का आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। क्यों घटेगा? तो देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। इसका मतलब है कि अगर 9 से अगर हम 4 की तरफ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं घनत्व बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि 4 पे तो अधिकतम होता है। कोई भी चीज अधिकतम कब होगा? जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। अब आप बताओ, जब वो 9 से 4 पे अधिकतम हो जाता है, इसका मतलब कि घनत्व यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे ही घनत्व बढ़ना शुरू हुआ, तो अभी पे हमने पढ़ा है कि घनत्व और आयतन में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आयतन कमना शुरू होगा, ठीक है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, वो घनत्व कमना शुरू होगा, तो फिर क्या होगा? आयतन बढ़ना शुरू होगा। इसी चीज को फिर से समझो आप कि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पानी का घनत्व पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, पानी का आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। क्यों आयतन घटेगा? क्योंकि घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं मैकेनिक्स का। फिर इसका अभी मैकेनिक्स खत्म नहीं हुआ आपका। मैकेनिक्स का कम से कम हम 500 से 600 क्वेश्चन लेंगे जो हर एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आपका सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट करके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बस 3 चीज आप किया करो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।